हमारे मन का हमारे जीवन पे कितना और क्या प्रभाव होता है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाए के, मन की ही प्रतीत। कि मन व्यक्ति को इतना परेशान कर सकता है। चंद्रमा जो है मन का कारक है। मन के लिए सरस्वती बहुत कष्टकारी हो जाती है। तो उस समय आप जो डिसीजन लेंगे ना, वो हमेशा गलत लेंगे। हमेशा ही। मैं हूं शनि। मेरी 7.5 में तुम कोई भी फैसला सही नहीं ले पाओगे। अगर हम ज्योतिष की नजरों से देखें तो मन क्या है? मन के लिए अगर ये कहा जाए, सूर्य जो है ज्योतिष की आत्मा है, तो मन जो है उसका शरीर है। मन इतना जल्दी भटक कैसे जाता है? मन के लिए कहा गया कि प्रातः काल कुछ और होगा, दोपहर में कुछ और होगा और आपका सायकाल कुछ और होगा। तो स्ट्रॉन्ग चंद्रमा और वीक चंद्रमा क्या होता है? हे मनुष्य, मैं चंद्रमा हूं। मैं ही तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके ऊपर बुरा सा है, नेगेटिविटी है, उसका मून कुछ ऐसे उसके साथ कर रहा है या फिर एक्चुअली ये सब हो रहा है? उस पर प्रेत बाधा होगी कि नहीं होगी, भूत उस पर आएंगे कि नहीं आएंगे, कुंडली देख करके पता चला। जल तत्व राशियां 4, 8, 12 उनमें ज्यादा परेशानी आती है कि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए शमशान में गया और वहीं से कुछ ले आया। बहुत सारे लोग ना ऐसे भी हैं जो साधना करते हैं और मैंने उनको भी देखा है अपनी लाइफ में डिसबैलेंस होते हुए। अगर इसी चंद्रमा पर शनि की राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा। जिस भी व्यक्ति का फर्स्ट हाउस में मून होगा तो उसका मन कैसे काम कर रहा होगा? आपने बहुत बार देखा होगा, एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करते करते कैंची छोड़ दी। आप उनकी कुंडली उठा उठा के देख लीजिए, उनका पीड़ित होगा। जिन भी लोगों का मून 5th हाउस में, ये इनके मन को कैसे इफेक्ट कर रहा है? ये लोग दिल से सोचते हैं। अगर इन्होंने दिमाग लगा लिया ना, तो इनका अहित होना आरंभ हो जाता है। ये क्या करें और क्या ना करें? ऐसे लोगों को, जिसके भी 7th हाउस में चंद्रमा है, ये लोगों का मन कैसे प्रभावित होता है? ज्ञान है उनके पास, लेकिन ये राहु जो है चंद्रमा को ग्रह लगा देता है और व्यक्ति जो कहना चाहता है वो नहीं कह पा रहा। जिन लोगों का 12th हाउस में चंद्रमा है, ये कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं लोगों पे? 12th हाउस में चंद्रमा वैसे तो देखिए ठीक नहीं माना जाता, लेकिन सब उल्टा पड़ रहा है। हाँ, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना होगा कि मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने कर दिया और अब मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरा मन कहता है कि ये सही है या ये गलत। बार बार मन विचलित हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे घर पे किसी की नज़र लग गई है, कोई ऊपरी साया है। मेरा मन कहता है या मेरा मन कर रहा है कि मेरा करियर इस प्रोफेशन में होना चाहिए। हर जगह हम मन के भरोसे चल रहे हैं, हर जगह हम मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फिर भी हम मन के बारे में बात क्यों नहीं करते? ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, थोड़ा सा एलिमेंट मून का पकड़ते हैं, थोड़ा सा एलिमेंट चंद्रमा का लेके आते हैं और बोलते हैं कि मन जो आपका प्रभावित होता है वो चंद्रमा की वजह से होता है। पर सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अर्जुन भी अपने मन के आगे हार गया था जब कृष्ण जी ने कहा था कि अपने मन को संभालो अर्जुन, वरना कुछ नहीं होने वाला है। तो जब इतना इम्पॉर्टेंट है ये मन, तो इस पे बात क्यों नहीं होती, इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? पर अब तक नहीं हो रही थी, आज होगी। सो वी हैव अ पॉडकास्ट ऑन मन, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं चंद्रमा की, मून की, और आपका मन क्या कहता है, कैसे काम करता है। आपका चंद्रमा जिस भी घर में आपके बैठा है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के, वो कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है आपके सारे डिसीजन डे टू डे लाइफ में। हर एक सेकंड में आपका मन कैसे काम कर रहा है, इस पॉडकास्ट में आपको सब पता लगने वाला है। गुरुजी, हमारे मन का हमारे जीवन पे कितना और क्या प्रभाव होता है, और क्या ये इतना इम्पैक्टफुल होता है कि हमारी बाहर की सिचुएशंस को भी बदल दे? देखिए, मन की बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि हर व्यक्ति अपने मन से सोचता है और उसके बाद वो करता है। जी। पहले मन में कोई चीज़, विचार आएंगे, उसके उपरांत वो कार्य करेगा। और भारतीय दर्शन सार भी यही कहता है कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। कबीरदास जी का एक दोहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाए के, मन की ही प्रतीत। इसका मतलब कि मन व्यक्ति को इतना परेशान कर सकता है, अगर वो हारना चाहता है तो वो हार गया, वो जीतना चाहता है तो वो जीत गया। उसके मन के अंदर
ये सोच लिया कि मैं इस युद्ध को जीत के रहूँगा, ये कार्य मैं करके रहूँगा, तो समझ जाइए वो कार्य उसका होगा। और सबसे- अगर उसने ये सोच लिया जी कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, मन का जो खेल है ना, हम्म, ऐसा समझ लीजिए आज मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये राहु कौन है? ये राहु है हमारा कैमरा, राइट। और मन है मैं, या मेरा मन विचलित हो रहा है तो मैं कैमरे के सामने बहुत अच्छी चीज़ें नहीं कह पाऊंगा। मन परेशान हो रहा है। राहु ही चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। कितनी ओके। बड़ी बात है। हाँ। राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि कैमरा के समक्ष जा कर के, कैमरा के सामने जा कर के या ऑडियंस में जा कर के जीरो हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारे। ज्ञान है उनके पास, विद्या है उनके पास, वाणी उनकी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन ये राहु जो है चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि राहु पर चंद्रमा का ग्रहण लगा और व्यक्ति जो कहना चाहता है, मैं आपके समक्ष जो कहना चाहता हूं अपने मन से, वो नहीं कह पा रहा। जो मैं बोलना चाहता हूं वो नहीं बोल पा रहा। कहीं मन विचलित है, कहीं परेशान है, और वो सब कुछ चेहरे पे दिखता है। राइट। मन के बारे में कुछ और भी कहा है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार के, कर का मन का डार के, मन का फेर। मतलब जो माला हम फेरते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। ओके। मन शांत तो होगा। मन अगर शांत है हाँ। तो सब कुछ होने वाला है। मन अगर शांत है तो कुछ हो। अगर मैं घबराया हुआ हूँ, मैं विचलित हूँ और जल्दी जल्दी माला फेर रहा हूँ, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और मन में कुछ और चल रहा है, भोजन पक रहा है, उधर उधर बन रहा है भोजन, और इधर माला फेर रहा हूँ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तो क्या हो रहा है? ध्यान भोजन में। ध्यान भोजन में है, और वो चाहता है कि जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। मन को सुधार लिया, मन को संभाल लिया, तो समझ जाइए कि सब चीज़ें आपको सुलभ मिल सकती हैं। राइट। पर कितनी आसान और छोटी सी बात है कि अपने मन में अगर आपने ठान लिया तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बट ये मन ही है जो बहुत ज़्यादा विचलित कर देता है, और मन ही काबू से बाहर हो जाता है, और मन ही है जो बेड़ा गर्क भी कर देता है और बेड़ा पार भी लगा देता है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मन का ज्योतिष में बड़ा प्रभाव है। जी बताइए, अगर हम ज्योतिष की नज़रों से देखें तो मन क्या है और कैसे काम कर रहा है? मैं पहले ज्योतिष पे ना जा करके कुछ और बात बताना चाहता हूँ। तुलसीदास जी भी कहते हैं इस मन के बारे में। जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जैसी जिसकी भावना है वो व्यक्ति संसार को उसी तरीके से देखता है। हाँ। जैसे एक व्यक्ति जेब काटने वाला बस में चढ़ा और वो ये सोचता है कि पीछे जो खड़ा है ना वो भी जेब काट रहा है, वो भी जेब काटने वाला है। हाँ। और जो सामान्य व्यक्ति है जो रोज जा रहा है वो ये नहीं सोचता कि मेरे जैसे ही है सब कुछ, वो ये नहीं सोचता कि पीछे जो खड़ा है वो जेब काटने वाला है। तो जैसा व्यक्ति होता है, मन जैसा व्यक्ति का होता है, ठीक उसी प्रकार उसका बर्ताव भी हो जाता है। सोच जो है आदमी की बहुत कुछ है, कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है। जो सकारात्मक सोचते हैं उनके साथ सकारात्मक होता है, और जो नेगेटिव सोचते हैं हमेशा उनके साथ हमेशा नेगेटिव होता है। मन की जो प्रबलता है, मन इतना चंचल है कि मन से बड़ा कोई चंचल है ही नहीं। राइट। आज आप दिल्ली में बैठे, सेकंडों में मन के बारे में सोच लिया, मन से सोच लिया मैं वृंदावन में हूँ, पहुंच गया मैं। दिमाग तो बात अभी पहुंच गए आप। मैं बॉम्बे में हूँ, हाँ। मैं गोवा में हूँ, मैं सब जगह पहुंच गया। राइट। मन को ज्योतिष का पार्ट में बताऊंगा कि मन से क्या क्या सब चीज़ें प्राप्त होती हैं।
ज्योतिष पे थोड़ा देर में आएंगे। जी, मन के बारे में रहीम जी ने बड़ा सुंदर कहा है क्या? कि रहीमन गली है सांकरी, ओके। रहीमन गली है सांकरी, दूजो ना ठहराओ। हम्म, कि इतनी गली पतली है इसकी मन की कि दूसरा इसमें कोई ठहर नहीं सकता। या तो इसमें परमपिता परमेश्वर रह सकता है, या आपकी ईर्ष्या रह सकती है, या प्रेम हो सकता है। इसमें एक ही चीज रह सकती है। इसलिए उन्होंने सांकरी का उच्चारण किया कि बहुत पतली है ये। गुरुवाणी में भी मन के लिए कहा है कि जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। मन जीते जग जीतू। जपू जी साहब कहते हैं कि मन जीते जग जीतू। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। और संत रैदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन शांत है, सुंदर है, स्वच्छ है, तो समझ जाइए कि आपके घर का एक लोटा जल भी गंगा जल के समान है। राइट। सारी कितनी सुंदर बातें हैं, पर ये सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाती है जब मन खराब हो जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो कैसे, मतलब मैं बहुत ब्रीफ में जानना चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये सब ना इतने समझदार हो जाएं या इतनी अच्छे से इसको समझ जाएं कि वो अपने मन को समझ जाएं। मन ऐसा होता है कि सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं इतना मोटिवेटेड उठता हूँ कि आज तो पूरा दिन मैं बिल्कुल अपने हिसाब से जीऊँगा, जो जो अचीव करना चाहता हूँ करूँगा। 1-2 घंटे बाद ही मेरा मन ख़राब होना शुरू हो जाता है। खाना अच्छा नहीं मिला तो मन ख़राब हो गया, एसी ढंग से काम नहीं कर रहा तो मन ख़राब हो गया, किसी ने कुछ कॉल कर दिया तो मन ख़राब हो गया, सोशल मीडिया पे आजकल लोगों ने कोई गलत कमेंट पढ़ लिया तो मन ख़राब हो गया, न्यूज़ ऑन कर दी तो मन ख़राब हो गया। मन इतना जल्दी भटक कैसे जाता है? देखिए, मन ही है जो हमेशा भटक सकता है और वही भटकता है। मन के लिए कहा है कि मन ही भटकेगा और कुछ आत्मा नहीं भटक सकती। मन की स्थितियां दिन में 3 बार बदलती हैं। वैसे तो हर पल बदलती हैं, हाँ। लेकिन मन के लिए कहा गया कि प्रातःकाल कुछ और होगा, दोपहर में कुछ और होगा और आपका सायंकाल कुछ और होगा। मन राइट। हाँ। देखिए, अगर ज्योतिष के हिसाब से इस मन को चेक करें तो चंद्रमा से ही हमारी दशाएं मिलती हैं हमें। ठीक है। जब हमें शनि की साढ़ेसती चलती है तो हम सबसे ज़्यादा मन को ही परेशान करते हैं। ओके। शनि की साढ़ेसती जब चंद्रमा के आपके लगन से, चंद्रमा से 2nd और 12th में जब शनि विराजमान होते हैं तो साढ़ेसती कहते हैं हम। तो उस समय केवल मन को ही प्रभावित करता है। ऐसे तो बहुत सारे और ग्रह हैं, जो शनि है, राहु है, मंगल है, बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो क्रूर प्लानेट हैं और परेशान कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा के लिए, मन के लिए, क्योंकि मन जो है, चंद्रमा जो है मन का कारक है, मन के लिए साढ़ेसती बहुत कष्टकारी हो जाती है। Okay. जब हम मूलों की बात करते हैं, जो मूल नक्षत्र की बात करते हैं, तो मूल 27 दिन के बाद व्यक्ति को उतरते हैं, तो वो चंद्रमा के नक्षत्र से ही उतरते हैं। जब चंद्रमा 27 दिन के बाद उस नक्षत्र में आ जाता है। जब हम मुहूर्त की बात करते हैं, मुहूर्त वहाँ विशेष चंद्रमा का महत्व होता है। जब हम आज्ञा चक्र की बात करते हैं तो सूर्य चंद्रमा वहाँ पर प्रभावित होते हैं। जब किसी व्यक्ति आज्ञा चक्र पर वो काम करता है तो उस व्यक्ति का सूर्य चंद्रमा वहाँ प्रभावित होते हैं। मन के लिए अगर ये कहा जाए कि सूर्य जो है ज्योतिष की आत्मा है, सूर्य ज्योतिष की आत्मा है, तो मन जो है उसका शरीर है, तो ये गलत नहीं होगा। मन, चंद्रमा जिस जिस भाव में विराजमान होते हैं, चंद्रमा की कलाएं होती हैं और चंद्रमा 2.25 दिन के बाद अपना बदल जाते हैं। अगर आप देखिएगा कि 2.25 दिन के बाद कोई आपने फैसला लेना है, आपका चंद्रमा उस समय खराब चल रहा है, 6, 8 या 12th में चल रहा है, तो उस समय आप जो डिसीजन लेंगे ना, वो हमेशा गलत लेंगे। हमेशा गलत लेंगे। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप चंद्रमा के कारण आपका मन उस समय विचलित है, परेशान है, दुखे हैं, आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेंगे। ओके। अभी एक व्यक्ति मेरे पास आए कि मैं गुरुजी बहुत परेशान हूँ, तो 6 में चंद्रमा चल रहा था, छठा उसमें
6 में चंद्रमा, 7th में चंद्रमा, 7th में परेशान करता है, 8th में चंद्रमा, तो समझ लीजिए कि 3-4 दिन 5 दिन उनके खराब जाने थे। जैसे ही 9th में चंद्रमा आए तो अपने आप ही फ़ोन करके आए, कहे हाँ भाई मैं ठीक हो गया। इसका मतलब मन से आदमी परेशान हो गया। जिसने मन को जीत लिया, और मन जीता नहीं जा सकता, जीता नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जीता। तो फिर हम सारे कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल कोशिश, देखिए हम हर चीज़ कोशिश पे ही निर्भर करते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शांत अवश्य कर लेते हैं। कुछ राशियां ऐसी होती हैं, कुछ भाव ऐसे होते हैं, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मुझे एक रास्ते पे जाना है, तो मैं उस रास्ते पर, क्योंकि आपकी कुंडली कहती है इस बात को कि एक रास्ते पे जाने वाला व्यक्ति की कुंडली अलग होगी, और जो भटकने वाला व्यक्ति होगा वो अलग होगा। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो केवल कुंडली को दिखा करके और सुन करके चले जाते हैं, और फिर दूसरे जोशी के पास जाते हैं वही बात सुनने, फिर तीसरी जोशी के पास जाते हैं। इनका मतलब केवल उनका केवल चंद्रमा, आप समझिए चंद्रमा ही पीड़ित है, वो व्यक्ति भटकता ही रहेगा। तो मतलब वो बस अच्छी बात, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जोशी भी बता सकता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, कि इस व्यक्ति का चंद्रमा इतना परेशान करने वाला है, ये मेरी बात मानेगा ही नहीं, नीचे उतरेगा और भूल जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग चंद्रमा और वीक चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा स्ट्रॉन्ग वीक चंद्रमा में राशियों का फर्क होता है। चंद्रमा जिस राशि में विराजमान, मित्रों की राशि में चंद्रमा विराजमान हो, मंगल की राशि में चंद्रमा विराजमान हो, सूर्य की राशि में चंद्रमा विराजमान हो, बृहस्पति की राशि में चंद्रमा विराजमान हो, तो इसे हम स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ कहना थोड़ा सा अलग होता है कि हर भाव में चंद्रमा अलग अलग इफेक्ट देता है। हर घर में इफेक्ट देता है। किसकी दृष्टि है, चंद्रमा यहाँ भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि चंद्रमा आपका 6th हाउस में पड़ा हुआ है, 6ठे हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में चंद्रमा को सबसे खतरनाक निर्बल माना गया है। लेकिन मेरा, अगर बृहस्पति ने वहाँ देख लिया तो चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। 8th हाउस में चंद्रमा किसी का पड़ा हो तो एक व्यक्ति कहेगा जोशी कि भाई ये तो 0 है व्यक्ति। लेकिन अगर किसी ऐसे प्लैनेट ने उसको देख लिया जो उसका मित्र है, अच्छी राशि में विराजमान है, तो वही 8th हाउस का चंद्रमा उसको डीप रिसर्च में लेके जाएगा। उसको डॉक्टर बना सकता है, रिसर्च करने वाला बन सकता है, साइंटिस्ट बना सकता है। देखिए ग्रह की प्लेसमेंट अलग अलग है। राइट। आज जो पॉडकास्ट में या सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बता देते ना थोड़ा सा कि केतु यहाँ विराजमान है तो समस्याएं आएंगी, केतु 7th हाउस के अंदर विराजमान है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 8th हाउस में चंद्रमा व्यक्ति को परेशान करेगा, केतु 8th हाउस में विराजमान है तो दाम्पत्य जीवन को कष्ट पहुंचाएगा। ये नहीं सोचा लोगों ने, केतु 7th हाउस के अंदर अध्यात्मवादी बना देता है। जो व्यक्ति अध्यात्म में रुचि लेने लग जाता है तो कहीं ना कहीं उसका दाम्पत्य जीवन कष्टकारी हो जाता है, परेशान करने वाला हो जाता है। अगर आप घर के अंदर 5 मेंबर हो, उदाहरण के रूप में समझाता हूँ, और चारों आस्तिक नहीं है, अनास्तिक हैं, पूजा पाठ करने वाले नहीं हैं, और आप हैं पूजा पाठ करने वाले, तो सबसे ज़्यादा परेशान आप ही होंगे। राइट, ये होता है। 4 लोग हैं कि सुबह सुबह घंटी बजाए, उसको भी परेशान करते रहेंगे, उसको भी परेशान करते रहेंगे। सुबह उठ जाते हैं 5 बजे उठ जाते हैं, ना नींद खराब होती है हमारी, परेशान होते हैं हम। तो ये सब चीज़ें, वो व्यक्ति वैसे परेशान होता है, पूजा करके भी परेशान। उसका उसका ध्यान जो है, उसका योगी बनने में, ज्योतिषी बनने में या ज्ञानी बनने में, ये सब कुछ वो केतु दिया करता है। ओके। पूजा पाठ करने में, धर्म का कार्य करने में उसको रुचि रहती है। और वही केतु 7th हाउस के अंदर बैठ करके सामाजिक व्यक्तियों को परेशान करता है। जो घर के ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठी नहीं हैं, उनको परेशान करेगा, और वहाँ दाम्पत्य जीवन में कष्ट होगा। धर्मपत्नी अगर पूजा पाठ वाली नहीं हुई और आपने कहा कि मुझे ऋषिकेश जाना है, तो वो कहेंगे मैं ऋषिकेश नहीं जा रही, मैं तो जाऊंगी गोवा। वहीं लड़ाई होगी आपकी। 7th हाउस केतु केतु मेरा
इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना, मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा। तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कर लेना। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके ऊपर बुरा सा है, नेगेटिविटी है, ऊपरी कुछ बाधा हो रखी है, तंत्र हो रखा है, घर में नज़र लगी हुई है, तो क्या उसका सिर्फ मन में ये वहम है, उसका मून कुछ ऐसे उसके साथ कर रहा है, या फिर एक्चुअली ये सब हो रहा है? अच्छा, वहम कब आएगा? जब मन खराब होगा। मन खराब होगा, चंद्रमा खराब होगा। पर फिर उनके ऊपर ये एक्चुअली चीज़ें हो रही होंगी या बस वहम ही लग रहा है? नहीं, होती भी हैं। वो फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। किस पे होंगी, उस पर असर करेंगी कि नहीं करेंगी, कौन करेगा, ये सब कुछ ना कुंडली में है, निर्धारित है। उस पर प्रेत बाधा होगी कि नहीं होगी, भूत उस पर आएंगे कि नहीं आएंगे, वो परेशान होगा कि नहीं होगा, डिप्रेशन में हुआ कि नहीं होगा, कुंडली देख के पता लग कुंडली देख करके पता चला जा सकता है। फ्यूचर का भी पता लग जाएगा। बिल्कुल। मतलब सपोज करो आप का चंद्रमा कहीं पर भी विराजमान हो, कोई भी हाउस। अब हम कहें कि लगन में चंद्रमा विराजमान होता है तो व्यक्ति के लिए बहुत सुखदायी होता है, अच्छा होता है, मन से स्ट्रांग होता है। ओके। अगर इसी चंद्रमा पर, इसी लगनेश पर, लगन पर शनि की, राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जो केवल सब कुछ है उनके पास, वैभव है, धन है, पैसा है, लक्ष्मी है, सब कुछ है उनके पास है, लेकिन मन से हारे हुए हैं, मन से परेशान है। ऋषिकेश गए फिर वापस आना है, वहाँ से कहीं और चले गए फिर वापस आना है, मन इतना परेशान है उनका। और बड़े से बड़ा पैसे वाला व्यक्ति भी अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है, शनि, राहु, चंद्रमा एक साथ में विराजमान है, इनको देख रहे हैं, 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, लग्नेश भी पीड़ित है, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है उन पर, लग्नेश पर, तो ऐसा समझ लीजिए कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा, चाहे पैसे वाला भी क्यों ना हो। कभी ना कभी, कभी ना कभी जब राहु की दशाएं आएंगी, जब चंद्रमा की दशाएं, अंतर्दशाएं आएंगी, शनि की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चलेगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, ये गलत बात है। वो जब इफेक्ट करेंगी तब ऐसे प्लानेटों की दशा चलेंगी। राहु की दशा, अंतर्दशा आ गई, चंद्रमा में राहु का अंतर आ गया, समझ रही है कि डिप्रेशन में व्यक्ति जाएगा। कोई ऐसे वीक मून के साथ पैदा हो सकता है कि जिंदगी में उसको सब मिला, अच्छा घर, अच्छा पैसा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, पर पूरी लाइफ उसका मन, जी बिल्कुल, मन इतना खराब रहा, मून इतना वीक रहा कि जिंदगी निकल गई, बिल्कुल, बुढ़ापा, ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। कभी किसी व्यक्ति कभी खुशी नहीं आएगी, खुशी आएगी लेकिन वो लेगा नहीं, उसको समझ नहीं आएगी, उसको समझ नहीं आएगा मुझे सुख क्या और दुख क्या है। ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि सब कुछ है, बड़े बड़े लोग, धनवान, एजुकेटेड लोग, जिनके पास सब कुछ है, और वो आज भी पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं केवल डिप्रेशन में, उनको यही नहीं पता। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, जैसे लग्न प्रभावित हो, लग्नेश पर प्रभावित हो, परेशान करने वाला हो, चंद्रमा वीक हो, शनि की दृष्टि हो, बृहस्पति पावन ना दे रहा हो, बुध जो है, बुध बुद्धि का कारक है, मन, चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो बुध बुद्धि का कारक है। ओके। 5th हाउस बुद्धि का प्रबल स्थान है, 5th हाउस, 5th लॉर्ड, अगर ये सब कुछ वीक हैं तो ऐसा व्यक्ति धनवान परिवार में पैदा होने के बाद भी वो जीरो है, मन से हारा हुआ है। तो ऐसे लोगों, अगर ऐसे लोग आपके पास आ जाएंगे तो आप मदद कैसे करोगे? बिल्कुल, देखिए दशाएं अंतर्दशाएं कैसी चलती हैं, उसकी स्थिति किस तरीके की है, मेडिटेशन कर सकता है, नहीं कर सकता, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब मन से ही हारा है
तो सामने वाला उसी चीज़ में चलेगा, क्योंकि दशाएं बटी हुई होती हैं, कौन सी दशा उसको मिली हुई है एट प्रेजेंट में। कुछ लोग मैंने ये भी देखा मेडिटेशन करने जाते हैं और बखला के आ जाते हैं। बहुत सारे विपासना के ऐसे केसेस हैं कि 10 दिन बाद आया और पागल हो गए हैं। देखिए ये थोड़ा सा विषय भटक जाएगा। अब जब मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मूलाधार से स्टार्ट होकर के हम सहस्त्रार चक्र तक जाते हैं, और ऐसा समझ लीजिए कि इस भरे हुए गिलास को हम उल्टा कर रहे हैं। एनर्जी बदल दी, और पानी जो है, जिस भरे गिलास में जो पानी है गिरेगा। इसमें गिरेगा नहीं, गिरना नहीं चाहिए। समझ जाइए कि भोग जो मूलाधार चक्र है, जहाँ से भोग स्टार्ट होता है, हम योग तक जा रहे हैं। राइट। जब हम योग तक जाएंगे और यहाँ पर कहीं पर बैलेंस हुए, यानी इनबैलेंस हुए, और यहाँ पर हम कभी भी, और यहाँ पर हम बीच में इनबैलेंस हुए, तो समझ जाइए कि हम पागल हो जाएंगे। तो ये जो लोग हैं दूसरे तीसरे चक्र तक पहुँचते हैं, वो जो आप कह रहे हैं कि मैंने मेडिटेशन तो की है लेकिन मैं और पागल हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। आप ऐसा समझ लीजिए, उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर दौड़ता है और उसको सीधा आप 5 किलोमीटर दौड़ाएं, आप जाएगा तो वो हाफ जाएगा, वो परेशान होगा, वो हार जाएगा। तो ऐसे ही मेडिटेशन है। कितने उनकी कैपेसिटी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, महात्मा लोग भी देखे होंगे, बहुत कि आपको गाली दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हाँ। है तो कहीं ना कहीं उनके भी चक्र बैलेंस नहीं होते, उनके इनबैलेंस हो जाते हैं, उनके इनबैलेंस चक्र होते हैं, तब जा कर के वो परेशान होते हैं और ये सब चीज़ें कर बैठते हैं। आपकी बात। बहुत सारे लोग ना ऐसे भी हैं जो साधना करते हैं, बहुत सारी ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो उग्र हैं थोड़े जी, जिनकी एनर्जीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हैं, और मैंने उनको भी देखा है अपनी लाइफ में डिसबैलेंस होते हुए मेंटली। मतलब अगर मैं बहुत नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखूं और मेरे को कोई चीज़ों का आइडिया नहीं है तो मैं देख के बस ये कह दूँगा तो पागल हैं, इनका तो दिमागी संतुलन बिल्कुल ख़राब है। तो वहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है, वो तो जा तो स्पिरिचुअलिटी में ही रहे हैं, एक वे पे ही रहे हैं, बट क्या उनका मून ऐसा कर रहा है जो ले नहीं पा रहा? देखिए वरुण जी, होता क्या है इसमें, भूत अलग है, प्रेत अलग है, जो ऊपरी बाधाएं ये अलग हैं, मेडिटेशन बिल्कुल पार्ट अलग है, राइट, और ज्योतिष बिल्कुल अलग है। एग्री। अब आप उस चीज में ज्यादा रुचि रखेंगे जो आपका मन करता है। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई व्यक्ति मेडिटेशन में जाना चाहता है तो उसका मन जो है कहीं ना कहीं विचलित होगा, या उसको ठीक करना चाह रहा है, या मेडिटेशन हर व्यक्ति कर भी नहीं सकता। हाँ। जो आपने कहा अभी कि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। 5 मिनट 10 मिनट बैठना उनके लिए सबसे बड़ा टास्क है, नहीं बैठ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेडिटेशन नहीं कर सकता, राइट, और मेडिटेशन से और परेशान हो जाएगा। हाँ। लेकिन मन को एकाग्रचित करने के लिए मेडिटेशन सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि आप एकांत, समझो मेरी बात। हाँ। मन क्या है, चंद्रमा जो है, कभी इधर भाग रहा हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ, कभी यहाँ जाऊँ। अब एकाग्रचित करने के लिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो से आप कह रहे हैं कि मैं नहीं बैठ सकता, ठीक, आपने अपने आप में सोच लिया कि मैं बैठ नहीं सकता। आप शांत इसलिए हैं, आप राइट, शांत आप इसलिए हैं कि मैं बैठ ही नहीं सकता। अब आपका लग्नेश कहीं ऐसा संतुष्ट होगा, है लगन लॉर्ड, मतलब लग्नेश जो है आप खुद हैं, चंद्रमा आपका मन है, तो आत्मा जो है वो सूर्य है, मतलब जो आपकी इनर है। आपने इनर ने सोच लिया कि मैं नहीं बैठ सकता, मेरा रास्ता ये नहीं है, और मैं इस बार नहीं भटकूंगा भी नहीं, मैं मांगूंगा भी कि भाई मैं इधर जाऊं, आश्रम में जाऊं, इधर जाऊं, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ऐसे स्थिति कैसी होती है, कुंडली में भी कुंडली बनती है ऐसी स्थिति। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन को, लग्नेश को बृहस्पति ने देख लिया, तो वो अपने आप में वैसे ही शांत है। ऐसे प्लैनेट ने देख लिया जो उसको पावर दे रहा है, बुद्धि दे रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, एक एम लेकर के चलना है। और कुछ लोग होते हैं कि 4 नावों में कदम रख देते हैं और चाहों नहीं जा पाते, उतर नहीं पाते। तो हमने जब बात करी तंत्र की और ऊपरी और ये सारी चीज़ों की,
कोई ऐसे लोग होते हैं जो इतने मन से बलिवान होते हैं। मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि पेरेंट्स ने बताया कि अगर तुम्हारा मन स्ट्रांग है तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा असर नहीं डालती हैं, चाहे लोग गाली दे रहे हो, चाहे लोग नज़र लगा रहे हो, चाहे लोग तंत्र कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो कुछ ऐसे आप आसान तरीके से बता सकते हो, चाहे वो राशियों के थ्रू आपने बता दिया या कैसे भी बता दिया, जो लोगों को समझ आ जाए कि यार हम कितने स्ट्रांग मन के हैं, उस हिसाब से हम अपना प्रिकॉशन ले सकते हैं। हाँ, कुछ राशियां ऐसी हैं। तो ऐसी कौन सी राशियां हैं जैसे- जिनका मन बहुत स्ट्रांग है? जैसे अग्नि तत्व राशियां, मेष, सिंह और धनु राशियां, हम्म, इन पर नेगेटिव इतना असर नहीं कर पाती। नहीं कर पाएगा। वायु तत्व राशियां, हाँ। इन पर ज़्यादा परेशानी आती है। जल तत्व राशियां 4, 8, 12, उनमें ज़्यादा परेशानी आती है कि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए शमशान में गया और वहीं से कुछ ले आया। ओके। जहाँ नेगेटिव में थोड़ी देर के लिए गया और वहाँ उसे असर ज़्यादा हो गया। हम्म, और अग्नि तत्व वाला शमशान में बैठा रहेगा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बैठा रहेगा और स्ट्रॉन्ग होकर के आ जाएगा। हम्म, अग्नि तत्व वाली राशियों पर अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है, ऊपरी बाधा करना कोई परेशान करना चाहता है, कुछ तंत्र मंत्र करना चाहता है, तो इतनी जल्दी नहीं लगता। ये लोग नेचुरली प्रोटेक्टेड होते हैं। नेचुरली प्रोडक्ट को परमपिता परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया हुआ है कि भाई जा, कहीं पे भी शमशान में जा, चाहे अघोरी बन, चाहे कुछ भी बन। करेक्ट। सो अब अगर हम मन की बात करें तो हम जानते हैं प्रोफेशन वाइज, मैं बहुत मन करता है मेरा कैमरा के आगे काम करूं तो मैं पॉडकास्टर बन गया। ऐसे ही किसी का बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ करूं, सोशल एक्टिविटी करूं, पॉलिटिक्स करूं। तो सबका कुछ ना कुछ मन होता है जो बचपन से फॉर्म हो रहा होता है। वो बिल्कुल, कंटेंट वैसा बिल्कुल। देखते हैं, वो पढ़ाई वैसी करते हैं। पर कुछ लोगों का मन ये भी करता है कि वो तांत्रिक बन जाए और लोगों की नेगेटिविटी उतारें, शमशान में जाके काम करें। अब मेरे ऐसे लोगों का मन तो मानता ही नहीं है कि यार ये कैसा काम है कि आप शमशान में बैठे हो, कुछ वहाँ पे फैंसी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत सारे पुलिस वाले जो जब पूरा देश त्योहार बना रहा होता है तो वो वहाँ पे पूरे देश को संभाल रहे होते हैं, चेक पॉइंट्स लगा रहे होते हैं कि लोगों अब इतने क्योस मचेगा तो उसको संभालना है, वो इन्जॉय नहीं कर पाते। तो उनका मन इतना स्ट्रॉन्ग, या क्या उस मन ने ऐसा क्रिएट किया कि उन्होंने ये चीज़ चुन ली। कुछ फौजी बनते हैं जो अपने घर वालों से बहुत दूर रहते हैं सालों सालों, वो मन क्या होता है? तो डिफरेंट कैटेगरी में हमारा मन क्या ऐसा कर रहा होता है। आप जैसा क्या मन है कि ज्योतिष बन गया, ज्योतिषी बन हाँ, गया आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो देखिए- ये क्या कर रहा है मून? देखिए वरुण जी, होता क्या है कि जब हम मन की बात करते हैं, बहुत सारी हमने बात की कि मेडिटेशन है, चंद्रमा है मून पर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि है, परेशानी आती है, अच्छा खासा व्यक्ति भी अपने आप को डिप्रेशन में डाल लेता है या वो होता है। ये मन की ही कहानी है और चंद्रमा की ही कहानी है। एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ नहीं है, वो झोंपड़ी में सो रहा है और वो राजा है। और एक व्यक्ति है, वो महलों में सो रहा है फिर भी भिखारी है। अब क्या मतलब हुआ कि मन से राजा हूं और मन से ही भिखारी हूं। हाँ। तो हमारी एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि हमारा मन कितना स्ट्रांग है। हमारा चंद्रमा हमें बताता है कि हमारा मन कितना स्ट्रांग है। जैसे मैंने राशि के बारे में कहा, अगर आपकी ये राशि है तो आप स्ट्रांग होंगे। अग्नि तत्व। आप छोटे से बच्चे को भी छोटे से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है अकेला सो सकता है। आपका बच्चा मेष राशि वाला, सिंह राशि वाला, धनु राशि वाला जातक होगा तो समझ जाइए कि उसको अकेले में कमरे में सुला दीजिए। और जल तत्व राशि वाला 4, 8 और 12 राशियाँ उसकी कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो गई और मीन राशि हो गई, तो व्यक्ति अकेला नहीं सो सकता। बूढ़ा होने के बाद भी अकेला नहीं सो सकता। उसे डर लगेगा, उसे परेशान होगा। तो चंद्रमा यहाँ पर इफेक्ट करता है। चंद्रमा की कलाएं होती हैं, चंद्रमा के भाव होते हैं, चंद्रमा की राशियाँ होती हैं। ये सब कुछ देखने के बाद मन को कहा जा सकता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं। अब बात आ गई कि आपके तंत्र की, मंत्र की। कोई व्यक्ति तंत्र करता है, कोई फौजी बनना चाहता है, फौजी भी हैं। देखिए कि वो अकेले रह करके जंगल में, वो रात में भी रह रहे हैं और दिन में भी रह रहे हैं। इसका मतलब है कि मन जो है स्ट्रांग है। अगर आपको अभी बॉर्डर पे भेज दिया जाए, मुझे बॉर्डर पे भेज दिया जाए, तो मैं क्या करूँगा? वापस आने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही, क्योंकि रोज वहाँ गोलियाँ चलती हैं, अपने मन को स्थिर करना है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को, जैसे किसी व्यक्ति का चंद्रमा खराब हो,
और उसे डॉक्टर बना दिया जाए। चंद्रमा से डॉक्टर बनते हैं, अगर उसको सर्जन बना दिया जाए तब ऐसा समझ लीजिए कि वो ऑपरेशन करते करते खुद बेहोश हो जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करते करते कैंची छोड़ दी। हाँ, ऐसी न्यूज़ आती रहती है। बहुत न्यूज़ आती होंगी। हाँ। अब आप उनकी कुंडली उठा उठा के देख लीजिए, सबकी। उनका बुध पीड़ित होगा, उनका चंद्रमा पीड़ित होगा। बुद्धि का कारक बुध उनका साथ नहीं दे रहा होगा। वो एजुकेटेड बन गए, वो अलग बात है, लेकिन बुद्धिमान होना और एजुकेटेड होने में बहुत अंतर है। बृहस्पति ज्ञान देते हैं, बुध जो है बुद्धि देते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान हो सकता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि इसे कुछ नहीं आता, जीरो है, लेकिन ऐसी बात कर देगा कि दिल को लग जाएगी और आपको सही डायरेक्शन कर दे देगा। तो बुद्धि का जो कारक बुध है ना, वो पढ़ाई से नहीं आता, आपकी एजुकेशन से नहीं आता। जो डॉक्टर ये भूल करते हैं, किसी ने कैंची छोड़ दी, तो इनका बुद्धि और यानी बुध और चंद्रमा हमेशा पीड़ित रहते हैं। वो क्या करेंगे, जल्दबाजी में सब कुछ पैक कर देंगे। ऑपरेशन कर दिया, भाई पैक करो इसको, स्टिचिंग करो, अलग करो। तो ये कंडीशन उन लोगों के साथ आती है। और या फिर ऐसा हो जाएगा कि अगर वो डॉक्टर बन भी गए तो सर्जन नहीं होंगे अच्छे। करेक्ट। ब्लड देख करके ही उनको परेशानी आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो चंद्रमा का इतना प्रभाव है कि एक ज्ञानी व्यक्ति पर उसका पूरा असर पड़ता है। मेरे पास ऐसे डॉक्टर भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ज्ञानी हैं, धनवान हैं, लेकिन अपने चंद्रमा को, अपने मन को वो एकाग्र नहीं कर सकते। अब ये बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पे वो लोगों की मदद कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स को देखा है, नॉट जस्ट स्कॉलर्स, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो एक टाइम पे अपनी किसी चीज़ से पीड़ित थे, जूझ रहे थे, और फिर उन्होंने अपने आप को उससे बाहर निकाला, पढ़ाई करके, अपने आप को शांत करके, सब कुछ करके, और अब वो दुनिया की उसी चीज़ में मदद करने लग गए। ज़्यादातर ये कहानी मैंने उन लोगों के साथ देखी है जो ज़्यादातर ज्योतिषियों के साथ मैंने देखी है कि पहले खुद की ही परेशानी में वो फंसे, फिर उससे निकलने के लिए उन्होंने अपने प्लैनेट्स की स्टडी करी, ज्योतिष समझा, और फिर अब वो खुद ही ज्योतिष बन गए। बहुत सारे हीलर्स ऐसे हैं, बहुत सारे जो कंसल्टेंट होते हैं वो ऐसे हैं कि उनको पहले बिजनेस में खुद के लिए बहुत चैलेंज आया, वो बाकी बिजनेस को, बाकी स्टार्टअप को हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो वो खुद ही एक बार को पीड़ित थे, फिर उनका मतलब मून वीक था जब वो पीड़ित थे, फिर उनका मून क्या बदला, क्या ऐसा रिवर्स किया, क्या उन्होंने किया, बहुत अच्छा प्रश्न कि वो अब जाके पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि एक व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, पीड़ित है, वो व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है और वो निकल भी गया, राइट, एक समय पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा पर कहीं न कहीं एक समय पर उसका मन विचलित हुआ, परेशान हुआ, डिप्रेशन में आया, और फिर वही पीड़ा वो समझा, उसको प्रॉपर तरीके से समझा। हाँ, क्योंकि उसने जिया है। हाँ, वो फेस उसने कर जिया है। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि उसी ने क्यों जिया, उसने जिया इसलिए क्योंकि चंद्रमा का वो समय था जब ये व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा। एक दूसरा वो फेस था कि ये व्यक्ति हीलर बनेगा, अच्छा जोशी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसकी पत्रिका के अंदर वो योग बने होंगे जो उसने पीड़ा होने के बाद भी उससे कुछ कमाया, कुछ प्राप्त कर लिया। जैसे आपने कहा कि कोई व्यक्ति बहुत सारे जोशियों के पास जाता है, वो उसके बाद वो जोशी बन जाता है क्योंकि वो बेचारा पीड़ित है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अब वो कंफ्यूजन है। लेकिन एक तो होगा कि कंफ्यूजन, केवल वो कंफ्यूजन हमेशा रहा, एक पार्ट तो ये हो गया।
दूसरा पार्ट होगा कि उसने थोड़ा बहुत सोचा कि ठीक है यार, ये पागल बना रहे हैं मुझे, या मैं इससे बाहर जाऊं, या मैं आगे इनके पास नहीं जाऊंगा। तीसरा व्यक्ति और डीप में गया, उसने कहा कि अब मैं इसकी तह तक जाऊंगा कि कहाँ ये अच्छा है और कहाँ ये बुरा है। राइट। तो अनेक प्रकार की सोच होती है व्यक्तियों की। जो पीड़ा उठाते हैं वो बहुत, जैसे आप समझ जाइए कि जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, आप सोचिए इस बात को, बड़ा ज्योतिष में ये कहा गया है, और मैं डॉक्टरों को कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि, लेकिन जो डॉक्टर मानसिक रोगों को ठीक करता है, साइकियाट्रिस्ट, अब वो कहीं ना कहीं एक ना एक समय पर उस पीड़ा से जरूर जूझा होगा। खुद भी पागल होगा। अच्छा व्यक्ति, अच्छा डॉक्टर, सोचिए इस बात को, अच्छा जोशी कब बनेगा? जब खुद रोया अच्छा होगा। पॉडकास्टर कब बनेगा? जब सवाल नहीं मिले होंगे खोजे जा रहा होगा। खोजेगा। हाँ। अच्छा व्यक्ति बनने में, डॉक्टर तो बन गया ठीक है, लेकिन अच्छा जोशी बनने में, अच्छा पॉडकास्टर बनने में, सब कुछ अच्छा करने में कहीं ना कहीं उसके अंदर वो रुचि है, वो चीज़ें छुपी हुई हैं ऑलरेडी। अब जैसे कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बनता है, तांत्रिक बनता है, तो तांत्रिक उसकी उसकी कुंडली में है तंत्र बनना, कि भाई व्यक्ति 8th हाउस पे काम करेगा, 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में विराजमान हो जाए। जैसे मेरे पास एक जातक आता है, एक व्यक्ति आता है, उसका 8th हाउस इतना बली है कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धर्म, अध्यात्म, तंत्र है, ये सब कुछ उन्हीं की बात करता है। अब आप सोचिए, और ज़्यादातर तंत्र की बात करता है, तो उसके अंदर वो सब चीज़ें छुपी हुई हैं। और हम जो ये कह देते हैं कि मेरे अंदर देवी देवता आते हैं, पूजा पाठ में करता हूँ, देवी देवता, तो देवी देवता ना किसी ऐसी आत्मा को चुनते हैं, ऐसा नहीं कि आते नहीं हैं, ये आते हैं। इनका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव व्यक्ति के मन पर, उसकी, आप सोचिए ना कि एक नॉर्मल व्यक्ति अननॉर्मल चीज़ें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ तो है। हाँ। चाहे एक, समझिए कि एक हवा निकल गई और चली गई, आपके दिमाग से निकल गई और पता चला कि हाँ ये मेरे को अस्थिर कर गई, कहीं न तो वो है कोई चीज़। राइट। भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा ये सब चीज़ें बनी हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है कि इनका अस्तित्व नहीं होगा, ये सब कुछ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये भी जो देवी देवता पूजा पाठ जिनकी हम साधना करते हैं या तंत्र मंत्र होता है, देवी देवता भी उसी व्यक्ति को खोजते हैं जो मन से सच्चा होता है, अंदर से सच्चा होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक व्यक्ति है जो पहाड़ों पर बैठता है, उसे कुछ नहीं, उसको कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं है, संसारिक से कोई मतलब नहीं है, और वो सब चीज़ें आपकी बताने लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि परमपिता परमेश्वर की और उस अदृश्य शक्ति की उस पर पूरी कृपा है। और कुंडली के हिसाब से देखें, जैसे आपने अभी कहा कि कुछ लोग जो है तंत्र में बहुत बिलीव करते हैं, हाँ। कुछ सात्विक पूजा पाठ करते हैं, तो ये भी पार्ट अलग है। मन ही हमारे सुख और दुखों का कारण है जी। किसी ने कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है कि मन मतंग मानत नहीं, मन मतंग मानत नहीं, जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्व रहे पछताए। मन तब तक नहीं मानता जब तक गलती नहीं कर बैठता। 100%। कितनी बड़ी बात कही है किसी ने। इसीलिए मन को एकाग्र करना, भगवान में लगाना बहुत बड़ी बात है। मन 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 पूरे 12 हाउसेस के बारे में बताइए कि जिसका भी मून जोन से भी हाउस में है, सब जितने लोग देख रहे हैं सबको पता लग जाएगा कि उनका मून क्या कर रहा है, और आप उनको रिकमेंड या रेमेडी भी बताना। तो हम पूछते हैं आपसे, आप बताइएगा। हर हाउस के बारे में आपसे पूछता हूँ। तो जिस भी व्यक्ति का फर्स्ट हाउस में मून होगा तो उसका मन कैसे काम कर रहा होगा और वो कैसे उसकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा होगा? वो व्यक्ति भावुक होगा, सुंदर होगा, ओके, आकर्षित करने वाला होगा,
कभी कभी मन से परेशान अवश्य हो सकता है, मैलेफिक दृष्टियां हो तो कभी कभी परेशान हो सकता है, और लोग उसका जल्दी फायदा उठाएंगे। ओह, ओके। ये नेगेटिव है उसके लिए। तो सावधान रहे इससे। बिल्कुल। क्या करे और क्या ना करे? क्या करे और क्या ना करे, सोमवार का व्रत आरंभ कर दे, शिवलिंग पर जल चढ़ाए और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 11 बार नित्य प्रतिदिन पाठ करे। ओम सोम सोमाय नमः। सोमाय नमः चंद्रमा का मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का जाप आरंभ कर दे और सोचिएगा कि हाँ, कुछ जो लोग फायदा उठा रहे हैं वो कम कर देंगे। जिन भी लोगों का मून सेकंड हाउस में, उन लोगों को क्या करना चाहिए और उनके मन पे ये कैसे इफेक्ट डाल रहा है? ऐसे लोगों की वाणी जो है प्रभावशाली होती है, ये अपनी वाणी पे काम करना आरंभ करते हैं। अगर इनको धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो अपनी वाणी पर काम करना आरंभ कर दें। ओके। ये लोग जब सभा में बोलते हैं तो दिल जीत लेते हैं। करेक्ट। तो धन जो है इनकी वाणी से आता है। ये कोशिश करें कोई कि ऐसा काम करे, ऐसा कोई काम करें जहाँ पर डायलॉग्स हो, डायलॉग्स हों या स्पीच हो, नरेशन हो। मोटिवेशन हो, ये काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं? कभी कभी पैसों की तंगी आ सकती है इन लोगों को, तो थोड़ा सोच विचार करके चीज़ों को खर्च करें। ओके। और सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं और दूध और चावल दान करें। भगवान शिव को जल चढ़ाएं और दूध और चावल दान करने से इनका मन प्रसन्न होगा, चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। थर्ड हाउस में जिन लोगों के चंद्रमा है, ये इन लोगों का मन कैसे प्रभावित कर रहा है? तीसरा हाउस है कम्युनिकेशन का। जी। ये मन को लुभा लेते हैं अपनी मीटिंग से। अगर कोई डील नहीं बन पाती है तो ऐसे लोगों को भेज दीजिए, वो डील करके आएंगे। सेल्स में अच्छे हैं। सेल्स में भाई बहनों का साथ मिल जाता है। ओके। भाई बहनों का पूरा साथ मिलता है इनको। कभी कभी साहस में फ्लक्चुएशन आता रहता है। कभी साहस डगमगा जाता है और कभी साहस बहुत अच्छा हो जाता है इनका। कभी हाईली कभी मोटिवेटेड, हाईली कभी लो मोटिवेटेड। मोटिवेटेड। मन स्थिर थोड़ा सा कम रहता है, परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा को बल मिल रहा हो तो बढ़िया रहते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं? उपाय के तौर पर इन्हें क्या करना चाहिए, हरे वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र सोमवार के दिन पहनने चाहिए। हल्के हरे, गहरे हरे नहीं, हल्के Light हरे, green। लाइट बिल्कुल सोमवार को पहनने चाहिए। और ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम चंद्रमा को चंद्राय बल मिलेगा। परफेक्ट। फोर्थ हाउस में जिनके भी मून है, ये इनके मन को कैसे प्रभावित कर रहा है? फोर्थ हाउस का चंद्रमा ऐसा समझ लीजिए कि अपने घर में विराजमान है वो व्यक्ति। राजा। जो अपने घर में बैठा है वो राजा है। जी। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। उनका मन शांत होगा, माता से संबंध अच्छे होंगे और वाहन उसके घर में खड़े होंगे, गाड़ी घोड़े मकान सब कुछ उसका लग्जरी होगा, बढ़िया सब कुछ। लेकिन कभी कभी जब चंद्रमा इफेक्टेड होगा, परेशान होगा, तो उसका मन विचलित हो जाता है और अस्थिर हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ कुछ डिसबैलेंस उपाय आता करने की आवश्यकता होती है जब मन को कुछ ऐसे ग्रहों की सपोर्ट ना मिले। चंद्रमा को जब ऐसे ग्रहों की सपोर्ट ना मिले तब कहीं ना कहीं हमें उपाय करने की आवश्यकता है। होती है। ओके। तो क्या करे ये जातक और क्या ना करे? उपाय के तौर पर इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि माता की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। जी। माता नहीं है तो स्त्रियों का सम्मान करते रहना चाहिए। घर में बिल्कुल शांत माहौल बना के रखना चाहिए। बाहर से आप कितना भी आपका मूड खराब है, लेकिन घर में प्रवेश करते ही आपका बिल्कुल मन शांत हो जाना चाहिए, आपकी स्वभाव बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो चंद्रमा बली होकर के आपको सब कुछ देगा। और सोमवार को सफ़ेद मिठाई का दान मतलब बांटनी चाहिए। भगवान शंकर को चढ़ाएं और सफ़ेद मिठाई बांट दें। परफेक्ट। जिन भी लोगों का मून फिफ्थ हाउस में है, ये इनके मन को कैसे इफेक्ट कर रहा ये लोग दिल से सोचते हैं, है? ओके। ये दिमाग नहीं लगाते। अगर इन्होंने दिमाग लगा लिया ना तो इनका अहित होना आरंभ हो जाता है। ओके। मून हमेशा, चाहे कोई भी प्लानेट हो, जो वहाँ विराजमान है, फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है मून, तो मून ये चाहेगा ये व्यक्ति दिमाग ना लगाए, जो मन से काम करे, दिल से काम करे। जो दिल ने
कह दिया वही कर डाला, और उसके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। करेक्ट, फ्रूटफुल यही है। मतलब उसके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा कि ऐसा व्यक्ति प्रेम में लगा रहे, बच्चों में लगा रहे, बच्चों का घर है वो, उनकी सेवा करता रहे, अपने घर के बच्चों की सेवा करता रहे, कभी कभी बच्चों के साथ खेलने जाए। क्या करे और क्या ना करे। उपाय के तौर पर ऐसे व्यक्ति को माँ सरस्वती की सेवा करनी चाहिए, उनका कोई पाठ करना चाहिए, और भगवान शंकर की पूजा पाठ करनी चाहिए, ओके। उनकी आराधना करनी चाहिए। 6th हाउस वाले जिनका मून 6th हाउस में है, इन पे कैसे ये मन पे इफेक्ट डाल रहा है? 6 हाउस है रोग, ऋण और शत्रुओं का। ठीक है। छठा भाव, यहाँ पर वैसे तो मन को, चंद्रमा को यहाँ पर आना, ऐसा समझ लीजिए कि वो खंडित चंद्रमा, बेकार चंद्रमा हो गया आपका। लेकिन ये लोग ना सीमित सोचते हैं। जैसे एक व्यक्ति पढ़ लिख करके सोचता है कि मुझे नौकरी करनी है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे, लकीर के फकीर। लकीर के फकीर हो जाते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी आती रहती है, लेकिन वो फिर भी नहीं लेते, रिस्क टेकर नहीं होते। रिस्क नहीं ले सकते। करेक्ट। और व्यापारी वही बनता है जो रिस्क ले लेता है। रिस्क है तो चंद्रमा जिस व्यक्ति का खराब हो, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको मैं, चंद्रमा जिसका खराब हो वो एक न एक दिन व्यापारी अवश्य बनेगा। अब सोचिए क्यों, इसके अंदर में चंद्रमा का गुण छुपा हुआ है। क्या? एक व्यक्ति सीमित दायरे में रहता है, हाँ। शनि और चंद्रमा उसका इस तरीके का है, वो सीमित दायरे में रहता है। और एक व्यक्ति है जो कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन कभी कुछ में कुछ न कुछ मिल जाता है उसे। ओके। कभी कभी ऐसा बिजनेस, कभी कभी ऐसा पार्टनर या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उसे नैया उसकी पार कर देता है। तो चंद्रमा वाले व्यक्ति, वीक वाले व्यक्ति भी व्यापारी बन सकते हैं और बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। अरे वाह, सब खुश हो जाएंगे। परफेक्ट। और जिनका स्ट्रांग है वो उदास हो जाएंगे। गॉट इट। सो ये क्या करें और क्या ना करें? जिस व्यक्ति का 6 हाउस में चंद्रमा है उसे सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए और नियमित रूप से भगवान शंकर पर जल चढ़ाते रहना चाहिए। मानसिक शांति के लिए वो ध्यान अवश्य करे, मेडिटेशन अवश्य करे। जिसके भी 7th हाउस में चंद्रमा है, ये लोगों का मन कैसे प्रभावित होता है इससे? 7th हाउस में चंद्रमा वाले व्यक्ति का ऐसा समझ लीजिए कि वो उसके पार्टनरों की कोई कमी नहीं होगी। बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ओके। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो आता रहेगा। रिलेशनशिप बड़ी अच्छी बिल्डअप कर सकते हैं। 7th भाव जो शुक्र का भाव है, वहाँ पर चंद्रमा विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप बड़ी अच्छी कर पाता है। वो पार्टनर के लिए गलत नहीं सोचेगा, पार्टनर उसके लिए गलत सोच सकता है। सबसे बड़ी खासियत। और नुकसान नहीं, वो नुकसान नहीं सोचेगा। कभी भी ब्रेकअप होगी तो दूसरा पार्टनर ब्रेकअप करेगा, ये पार्टनर ब्रेक नहीं करेगा। ये परेशानी, नुकसान ही है। नुकसान एक अलग चीज़ है, लेकिन वो अपनी शांति के लिए चाहता है। वो पब्लिक डीलिंग, क्लाइंट हैंडलिंग बहुत अच्छी करता है। उसके अंदर एक खूबियाँ छुपी होती हैं। वो किसी को धोखा देने से कम ही सोचता है कि मैं किसी को धोखा दे करके आगे बढ़ूं। करेक्ट। तो इनको क्या उपाय करने चाहिए? ऐसे लोगों को स्त्री का सम्मान करते रहना चाहिए, खासकर अपनी धर्मपत्नी का तो अनादर वो बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि शुक्र के घर में विराजमान है चंद्रमा। सब उल्टा पड़ जाएगा। हाँ, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। करेक्ट। सोमवार के दिन सफ़ेद फूल जो है भगवान शिव पर चढ़ाए। ऐसा करने से उसके मन में शांति आएगी, उसका बिजनेस भी बढ़ेगा और परिवार में जो कलह होगा वो भी शांत होगा। मून जिसके भी 8th हाउस में है, इन लोगों को कैसे इफेक्ट कर रही है? संवेदनशील होते हैं, इनमें भावनाएं जो हैं कूट कूट के भरी होती हैं। ओके। और रिसर्च वर्क, हमेशा किसी न किसी ऐसे काम में लगे रहते हैं जहाँ पर उन्हें रिसर्च करनी पड़ती है, गहरी, चाहे वो तंत्र हो, मंत्र हो, जादू हो, टोना हो, चाहे कुछ भी हो, साइंस वगैरह भी, साइंस, कुछ भी, कोई भी फील्ड, लेकिन रिसर्च वर्क में वो जरूर जाएगा। गॉट इट। वैसे तो 8th हाउस में चंद्रमा को खराब माना जाता है, लेकिन अगर दृष्टियाँ अच्छी हों तो ये व्यक्ति रिसर्च में जा सकता है। उपाय के तौर पर इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? चांदी जरूर पहननी चाहिए। ओके।
और भगवान शंकर के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ पूजा पाठ उसको अवश्य करनी चाहिए। सोमवार के दिन जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत होता है और जो ये चाहता है वो उसे मिलता है। जितने भी लोगों के 9th हाउस में चंद्रमा होता है, ये कैसे इनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा होता है? चंद्रमा 9th हाउस में आदमी को स्पिरिचुअलिटी में ले जाता है, धार्मिक बना देता है। चंद्रमा 9th हाउस में व्यक्ति को भाग्यशाली बना देता है। गुरु की कृपा हो जाती है। मंदिरों में जाता है तो वहाँ से कुछ न कुछ लेकर के आता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर के आता है, पूजा पाठ ही होता है। भाग्य के भरोसे वो हमेशा बैठा रहता है और उसका भाग्य साथ देता भी है। ऐसे व्यक्ति को उपाय के तौर पर हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बड़े बुजुर्गों का आदर करे, गुरुओं का सम्मान करे, चाहे भाई हो चाहे पिता हो, उनका सम्मान करे और ज़रूरतमंदों को दूध या चावल इसका दान करते रहना चाहिए। जिन भी लोगों के 10th हाउस में चंद्रमा है, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उनकी लाइफ पे? 10th हाउस में चंद्रमा पब्लिक डीलिंग, मीडिया या सरकार, 10th हाउस सरकार भी है, वहाँ से इनको बेनिफिट मिल जाता है। चंद्रमा बली होते हैं तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अपने कार्य स्थान पर इसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है जहाँ पर ये वर्क करता है। लेकिन चंद्रमा अगर निर्बल हो तो व्यक्ति वहाँ परेशान हो सकता है। उसको कार्य स्थान पर भी ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ पर उसको परेशान करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा पूजा पाठ में क्या करना चाहिए, उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? सोमवार को भगवान शिव पर जल चढ़ाना चाहिए और अपने लक्ष्य पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अर्जुन की तरह कर्म पर ध्यान देना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। भटकना नहीं चाहिए कि मुझे एक काम करना है, उसी काम में जाना है। करेक्ट, परफेक्ट। अब आते हैं 11th में। ऐसा व्यक्ति सोशल गेन, फ्रेंड के साथ में ज़्यादा वक्त बिताए तो अच्छा होता है। सोशल सर्कल में, सोशल सर्कल हो गया, फ्रेंड्स के साथ हो गया, ये लोग बड़े जल्दी प्रभावित होते हैं इनसे। और फ्रेंड सर्कल तो समझ जाइए कि उसके साथ में हमेशा रहता है, तो लोगों से घिरे रहते हैं, लोगों से घिरा रहता है वो व्यक्ति। इनकम को लेकर के देखा जाए तो इनके पास पैसे की कमी नहीं रहती, कहीं ना कहीं से पैसा उसको आता ही रहता है। अरे वाह। इनकम को, और अगर टॉरस का चंद्रमा बैठ जाए वहाँ पर तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति केवल धन में ही लगा रहेगा। सोचेगा कि हाँ मुझे धन प्राप्त करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा इस बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने परिवार के साथ या फ्रेंड्स के साथ ना कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए। उनकी ये एनर्जी है, समझ जाइए, उनकी पावर है ये, कि अगर ऐसे लोग इस तरीके के साथ रहेंगे तो वो खुश रहते हैं। सोमवार के दिन सफ़ेद मिठाई का दान करें और भगवान शंकर को दूध चढ़ाएं और दूध का दान करें। ऐसा करने से और भी ग्रोथ बढ़ेगी, वेल्थ भी बढ़ेगी और कार्य भी बनेंगे। ऑसम। जिन लोगों का 12th हाउस में चंद्रमा है, ये कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं इन लोगों पे? 12th हाउस में चंद्रमा वैसे तो देखिए ठीक नहीं माना जाता, लेकिन स्पिरिचुअलिटी लेवल व्यक्ति का, अगर कोई उसे गुरु अच्छा मिल जाए, गुरु की दृष्टि मिल जाए और गुरु अच्छा मिल जाए तो समझ जाइए कि व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं। 12th हाउस में चंद्रमा अकेलापन तो लाता है, लेकिन ये व्यक्ति अकेले रहेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे। समझ जाइए कि जितना शांत रहेंगे, एकांत में रहेंगे, ये उतना अच्छा कर पाएंगे, ग्रोथ मिलेगी इनको। ऐसे लोगों को फौरन से बहुत लाभ प्राप्त होता है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए इन लोगों को जीवन भर कि वह फिजूल खर्च से बचें। कभी कभी जब भी परेशानी आएंगी इनको फिजूल खर्ची से आएंगी। ओके। जो व्यक्ति फिजूल खर्च करेगा 90% कभी न कभी वो परेशान होगा, खासकर ऐसे लोग जो चंद्रमा 12th हाउस में है। करेक्ट। क्या उपाय हैं इनके? उपाय के तौर पर कुछ नहीं, रात को सोते समय मन को शांत रखें, मोबाइल फ़ोन को एक तरफ रख दें, रील्स ना देखें राइट। और क्योंकि वो सैया का स्थान है, चंद्रमा वहाँ पर शांत करने के लिए आपको बिल्कुल सोने के से पहले इसलिए कहा गया है कि 12th हाउस जो है सैया स्थान है, खाली हो जाए, आपका बेडरूम है। आप वहाँ पर मोबाइल राहु को रखेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी, ग्रहण लगेगा, राहु ग्रहण लगा देगा। हाँ, तो आपके मन को विचलित करेगा। ये सबसे बड़ा बेहतर उपाय है आपके लिए। राहु मतलब अपने फ़ोन को एक तरफ रख दें और समय समय पर दान करते रहें।
सफ़ेद चीज़ों का दान करते रहें। करेक्ट हो सके तो बेड शीट जो है ना, ये बहुत अच्छा उपाय है उनके लिए। जी, वाइट होनी चाहिए, क्रीम होनी चाहिए, लाइट कलर, लाइट पेस्टल कलर। जितना लाइट कलर यूज़ करेंगे सोने के समय पर, उतना अच्छा उनका लगेगा। मन शांत होगा, अच्छे विचार आएंगे, सब चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। लेकिन फिजूल खर्च से बचना होगा। ऑसम, थैंक यू सो मच। एक फरमाइश है आपसे, जी, जाते जाते पॉडकास्ट ख़त्म करते हुए मैं चाहूँगा कि आप अपनी पसंद की 2 पंक्तियाँ, कोई भी भजन या कोई भी गाना आप सुना दें हमें फिर से। ये तो पॉडकास्ट में रीत बन गई है हमारे पॉडकास्ट की ये, आपके साथ। पहले शायद मैंने कुछ गुनगुनाया था, जी, बहुत पसंद आया था लोगों को। वैसे ये पॉडकास्ट में था नहीं। जी, ये सरप्राइज एलिमेंट था आपके लिए। चलिए। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत बढ़िया, तुम भी जाओ यार। बहुत बढ़िया था। आई गेस लास्ट में सबका मन आपने अच्छा कर दिया इस गाने के साथ। सो थैंक यू सो मच। आखिरी में जाते जाते बस आई वांट कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, जितने भी दर्शक देख रहे हैं कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। मेरा नाम आचार्य सुभाषिष है जी, ज्योतिष में मैं 20 साल 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी उम्र से ज़्यादा। जी प्रैक्टिस इसलिए कह रहा हूँ कि ज्योतिष प्रैक्टिस ही है। राइट, आज भी पढ़ता हूँ, आज भी अध्ययन करता हूँ, और ये दादा परदादाओं से मिली हुई विरासत है, उसमें मिलता। मैं अपने ऊपर घमंड करूं कि मैंने सब कुछ सीख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जो कुछ बताया वही मैं आगे कह रहा हूँ। राइट, हमारे दादाजी, हमारे बड़े भाई साहब, दादाजी एस्ट्रोलॉजर थे, बड़े भाई साहब आज भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। जी, मैं भी इसी कार्य में हूँ और बचपन से इसी में रत हूँ। परफेक्ट। सो आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा जी। कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स बहुत का? अच्छा एक्सपीरियंस है फिर से वरुण जी। सबसे बड़ी बात ये कि आपके साथ ना जो भी व्यक्ति पॉडकास्ट करता है तो ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी अनजान जगह पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैठा हूँ। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि मैं पता नहीं कितने सालों से आपको जानता हूँ, जी, और मुझे यहाँ ऐसा महसूस होता है कि जो मन की बात है वो कह दूँ। होना भी एक चाहिए। एक्चुअली जब आप क्लाइंट समझ के जाएंगे या काम करेंगे तो वहाँ पर कुछ न कुछ गलती कर बैठेंगे, हमें समझ गया। और आपका जो बिहेवियर है, नेचर है, वो फ्रेंडली है। तो उससे क्या है, व्यक्ति जो है बड़ा प्रसन्न रहता है, अपनी बातों को अच्छे ढंग से कह देता है। मून 11 और सबसे बड़ी खूबी आपके अंदर यह है कि आप जो चीज़ हम नहीं बोलना चाहते उसको आप उगलवा लेते हैं। वो मैं नहीं करता, वो ऑडियंस करवाती है। जी। मेरे पीछे पड़ी, ये नहीं पूछा आपने, ये नहीं पूछा। नहीं। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक एपिसोड पहले रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने पूरा महीनों का बात करी थी, वो भी बहुत अच्छा रहा। वहाँ से लोगों ने बहुत प्यार दिया आपको, उसी में आपने थोड़ी सी लाइनें गुनगुनाई थी तो इसलिए मैंने आज भी बोला। सो बहुत मज़ा आया। हम सबका मन अच्छा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री राम।